साथ साथ हिवादिता, को एग्जिस्टेंस, वो भावनाएं होती हैं। और जो हिवादिता होती है उसमें कहीं ना कहीं ये जाता अपना स्वार्थ ज्यादा आ जाता है। हितों के लिए काम करना सबके लिए जरूरी है, समाज में जीना, व्यक्तिगत जीवन में जीना, परिवार में जीना है, तो वो हितों के साथ में किया जाए तो अच्छा रहता है। जब केवल स्वार्थ सामने आ जाते हैं तो वो समस्याएं पैदा करते हैं। बैलेंसिंग जो है, संतुलन जो है, पूरी सृष्टि संतुलन से चलती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम प्राकृतिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं कि मेरा भाई बहनों में आपस में छोटी छोटी बातों को होता तो है, लेकिन जब देखते हैं कि मेरा भाई या बहन थोड़े और परेशान है तो वो अपना बांट लेते हैं सुखों को, किसी चीजों को। ये सामान्य प्रक्रिया होती है। थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है तो हम अपने बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है, मैं जो बता रहा हूँ। तो गोवा बेचैन हमारे बड़े कवि, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी। सूखी मिट्टी से, परमेश्वर जी कह रहे थे कि साहित्य का क्या योगदान है। जीवन को चलाने के लिए आदिकाल से साहित्य ने आधार दिया है। हमारे जीवन की धारा को किनारे बांधने का काम साहित्य ने किया है। हमारे देश की जो संस्कृति है वो नदियों की, ऋतुओं की और कविताओं या साहित्य की ही संस्कृति है। अगर अब तक यहाँ तक मानव सभ्यता पहुंची है तो उसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी को अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। तो ये जो सक्षम है ये उसी प्यार के छींटों की तरह है कि समाज में जहाँ कहीं अभाव दिखाई देता है, क्योंकि आज का जो सिस्टम है लोकतांत्रिक, उसमें 4 स्तंभ है, आप जानते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया भी उसमें आया है। लेकिन सारी की सारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं सारे जो संविधान है वो सारे न्याय की उसका आधार है, केंद्र बिंदु है। तो उस केंद्र बिंदु को संचालित करने के लिए अलग अलग सब प्रकल्प बने हुए हैं, सरकारी और गैर सरकारी, प्रशासनिक, सब कुछ जो आपस में। लेकिन न्याय के लिए कहीं ना कहीं हमको अपने न्यायालयों में जाना पड़ता है। न्याय की प्रक्रिया के आप सेनानी हैं, तो उस सेनानी बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं संतुलन रखना पड़ेगा। तो संतुलन में क्या है कि मेरा फायदा हो, मेरा लाभ हो, मेरे हित सहे, लेकिन नुकसान नहीं हो, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो, किसी समाज का नुकसान नहीं हो, देश का नुकसान नहीं हो, तभी स्मूथली चलती है ये सब प्रक्रियाएं। और एक घटना साहित्य की बात आती है, एक विषय चल रहा था, मैं सोच रहा था कि देखिएगा इतनी पढ़ाई लिखाई होती है, इतना सारा ज्ञान विज्ञान और निरंतर नए नए साइटेशंस आते रहते हैं, बोर्ड्स में नए नए निर्णय आते हैं, वो साइटेशंस बन जाते हैं। तो मानव जीवन जो है, समाज या जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं कॉम्प्लिकेटेड तो है, तभी जब वो संघर्ष होता है न्याय अन्याय के बीच में, धर्म अधर्म के बीच में, और ये सब कुछ होता है तो न्यायालय की तरफ दौड़ते हैं। तो उसमें मैं एक घटना लेता हूं, हमारे बहुत बड़े साहित्यकार थे प्रेमचंद की कहानियां। उसमें एक कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर को आप जरूर पढ़िएगा, तो इस सक्षम का जो असली उद्देश्य है उसको आप समझ पाएंगे। पंच परमेश्वर का, उसका नाम वैसे पंचायत था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बहुत बड़े हमारे साहित्यकार हुए, नाम सुना होगा, उन्होंने उसका नाम पंचायत से हटाकर पंच परमेश्वर करने का सुझाव दिया, और वो सुझाव मान के उसको पंच परमेश्वर। आप जो भी न्याय प्रक्रिया में जो इन्वॉल्व है, लोग जो पढ़ाई भी कर रहे हैं या कहीं दायित्व में है, जस्टिस है, जज है, जो कहीं भी है, एडवोकेट्स है, उनको उसको पढ़ना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो कोई गाइडलाइंस है उसमें क्या है, लेकिन मानवीय पक्ष क्या है, मानवीय मित्रता में कहीं किसी भी रूप में आप न्याय प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस प्रभावित नहीं हो, उसके लिए उसमें बहुत एक गाइडलाइन ही एक तरीके से है। घटना क्या है आप पढ़िएगा, समय आएगा, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि एक अलगू चौधरी और एक जुम्मन शेख, दो बचपन के मित्र थे, साथ साथ पढ़े, साथ साथ बड़े हुए, खेले कूदे सब कुछ। तो बड़े हो गए तो जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं पारिवारिक सामाजिक उसमें। तो जुम्मन शेख जो थे, उनकी एक मौसी थी, नाम मुझे मौसी का यहाँ याद नहीं है, लेकिन मौसी जो थी तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी, घर मकान वगैरह जो भी था। तो हर कोई व्यक्ति अपना वारिस ढूंढता है कि मेरा वारिस होना चाहिए। तो वारिस जब ढूंढता है तो ऐसा नहीं सोचता कि मेरी प्रॉपर्टी का ही वारिस हो, वो ये भी सोचता है कि मेरा भी वारिस हो,
मेरे दुख सुख को ध्यान में रखे, मेरे स्वास्थ्य को, मेरे खान पान को, इस चीज का भी ध्यान रखे। तो वारिस होने का केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं, वसीयत केवल इसी बात की नहीं होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी को नाम कर दिया चल मेरे भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो जुम्मन शेख के नाम कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी आने के बाद उसके हाव भाव बदल गए, वो उस मौसी को केयर नहीं करता था, तो मौसी जो थी पंचायत में चली गई। पंचायत में चली गई तो पंच परमेश्वर जो थे वहां पर थे, और संयोग से जो सरपंच बना हुआ था वो कहीं अलगू चौधरी था। वो अलगू चौधरी जो है वो सरपंच बना हुआ था। तो वो जुम्मन से बड़ा खुश हुआ कि मेरा दोस्त है सरपंच, तो न्याय तो मेरे जो फैसला होगा मेरे हक में होगा। लेकिन जब फैसला आगे बढ़ा, सारे विषय आए, तो अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के विरोध में खिलाफ अपना निर्णय दिया। इसके बाद जुम्मन शेख जो था वो बड़ा नाराज हो गया, यार मेरा दोस्त और मेरे खिलाफ न्याय दे दिया, इसने खिलाफ मेरे निर्णय दे दिया, तो वो उससे नाराज हो गया। नाराज हो गया तो बहुत सारे विषय फिर आगे चलते रहे। संयोग ऐसा हुआ कि वो तो न्याय पंच परमेश्वर की उसमें था, सरपंच की उसमें था, तो वहां उसने उसको जस्टिफाई किया, उस मतलब अपने व्यक्तिगत रिलेशंस को नहीं, मित्रता को नहीं, उसने उस पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए निर्णय दिया था। अब कहानी आगे बढ़ी, साल 2-4 साल, संयोग से एक बार जुम्मन शेख बन गया सरपंच। अब अलगू चौधरी के खिलाफ कोई केस आया तो पहले वो बड़े दुविधा में रहा कि मेरी तो इससे शत्रुता है, मतलब इसने मेरे खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठा सरपंच की, मतलब उसमें जो भी रहा होगा व्यवस्था, कुर्सी उसी तो होती होगी नहीं होती होगी, जब वहां पर बैठा तो उससे आत्मबोध हुआ। उसने कहा कि यार जहां मैं बैठा हूं इसकी भी पद की कोई गरिमा होती है। तो उसने अलगू चौधरी के फेवर में, उसके सपोर्ट में कहीं फैसला दिया। तो इससे उसको आत्मग्लानि हुई कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब न्याय जो होता है वो अगर प्राकृतिक न्याय के नजदीक है, उसके अनुसार है, तो उसका मतलब होता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फिर यहाँ हमारे जुडिशियल सिस्टम में जो स्तर बने हुए हैं, पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, वहां पर क्या फैसला होता है, फिर उसकी अपील है, क्या बोलते हैं उसको, दूसरा स्तर जो होता है सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 1 बेंच होती है, 1 जस्टिस बेंच होती है, 2 जस्टिस, 3 जस्टिस, 5 जस्टिस, 11 तक होती है। तो जो भी है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, मैं तो कभी हूँ, तो मुझे जो जो जानकारी मैं आपसे बांट रहा हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप, हम कहीं भी, किसी भी, कहीं कोई गांव से आए होंगे, कहीं कोई किसी कस्बे से आए होंगे, कोई दिल्ली में जन्म लिया, पले बढ़े यहाँ पर, अल्टीमेटली जो हमारा बौद्धिक विकास है वो तो अपने अलग तरीके से होता रहा है। मतलब जो भी अपनी परिस्थितियां हैं, जो भी यहाँ पैदा हुआ है, उसकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड की बात चल रही थी अभी हमारे विनी तोमर साहब से, कि कंडीशनिंग ऑफ माइंड अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से इमोशंस का जो है, हमारी जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं का भी इसी तरीके से विकास होता है। जब हम कोई डिस्टेंस में आते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने हितों के साथ एक दूसरे के प्रति कहीं संवेदनशील होते हैं, ये जो कॉम्प्लिकेशन चल रहा है ना पूरी दुनिया में, ये सारे कहीं ना कहीं स्वार्थों के कॉम्प्लिकेशन है। 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उन्होंने ये देख लिया कि अब जो है सामरिक शक्ति से दुनिया को काबू नहीं किया जा सकता। हजारों साल तक उपनिवेशवाद, इंपीरियलिज्म, रिलीजियस इंपीरियलिज्म और भी अलग तरीके से इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, इस तरीके से पूरी दुनिया जो है परेशान रही। उसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो पहले भी जो युद्ध होते रहे इसी तरीके से पूरे संसाधनों को कब्जा करने के लिए। तो 45 में जब ये सब हुआ तो उन्होंने एक अलग स्ट्रेटेजी निकाली। स्ट्रेटेजी क्या थी कि अब जो है सामरिक शक्ति से केवल बात नहीं बनेगी, आपको सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे जाना पड़ेगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है, उसमें यूएनओ बना 45 के बाद में, आपको पता है ना, उसका पढ़ेगा तो मैं जो बता रहा हूँ आपको मेरी बातों में सच्चाई। तो यूएनओ जो बना, यूएनओ ने फिर उसके बाद अलग अलग डब्ल्यूएचओ और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी चीजें आई। तो उसमें क्या ह्यूमन राइट्स के लिए बात करनी, जो ह्यूमन राइट्स को कभी मानते नहीं थे, अभी भी बहुत कुछ आप देख रहे हैं कितना ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने ये शुरू किया पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से अपने सॉफ्ट डिप्लोमेसी से अभियान वही था, हाउ टू कैप्चर द वर्ल्ड, हाउ टू लेकिन उसका तरीका बदल दिया।
उसमें से बहुत सारी न्याय प्रक्रिया आई, मतलब हमारे अलग अलग देशों की न्याय प्रक्रिया है, फिर वर्ल्ड पूरे ग्लोबल न्याय प्रक्रिया है, उसमें आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। तो कुल मिला के ये न्याय प्रक्रिया क्या है, पहले भी बताया, न्याय अन्याय के बीच में जो द्वंद्व है, युद्ध है, उसमें से न्याय को, धर्म की स्थापना, सत्य को स्थापित करने के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत सत्य हो। मैंने कभी कहा था कि सच तो आखिर सच ही है। मैंने कहा कि जब अंधियारे मिले हमें पता चला उजियारा क्या, जब अंधियारे मिले हमें पता चला उजियारा का क्या, कितनी घोर अमावस थी फिर भी सूरज हारा क्या, कितनी घोर अमावस थी फिर भी सूरज हारा क्या, और सच तो आखिर सच ही है, सच तो आखिर सच ही है, मेरा और तुम्हारा क्या, मेरा और तुम्हारा क्या, सच तो आखिर सच ही है। उस सत्य की स्थापना के लिए सक्षम जो है प्रयासरत है। मैं समय ज्यादा हो गया होगा, समय की सीमा है, लेकिन हालांकि सीमा तो सचिन की है, लेकिन मैं कुछ बातें कहती, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं पढ़ना है कोई विषय। आप इतने स्वयं में विद्वान हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो भी प्रकृति ने मुझे दिया है तो वो सब कुछ अपने प्रयास करता रहता हूँ। और दो तीन बातें कहना चाहता हूँ बस, कि ये पूरी दुनिया जो है एक फैमिली की तरह, वसुधैव कुटुंबकम हमारे ही पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने, अयम लिखा है परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंब मानने वाला जो ये हमारा दर्शन है, हमारा सांस्कृतिक दर्शन है, उसको भी हमको ध्यान रखना है, लेकिन अपने हितों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमें जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है। हम भीवादी बने, लेकिन भीवादी बनना कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं ही ठीक हूं दूसरा गलत है, ये कोई एग्जिस्टेंस की भावना को बीच में अवरोध लाता है। भीवादी जरूर बने, लेकिन अपने हितों के साथ समझौता नहीं करें। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, जब हितों के साथ समझौता करने लगते हैं तो हमारी जो भीवादिता है वो नष्ट होने लगती है। तब मैंने ये कहा, कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है। ह्यूमन बहुत तरक्की कर रहे हैं, मंगल पे जीवन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जीवन में जो मंगल है उससे कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया जमीन पे चैन से रहना। सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, और तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। शर्मा जी, मैंने सोचा कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी बात कर रहा हूँ, आपको नींद तो नहीं आ रही। नहीं, क्या होता है ना कि कहीं से प्रतिक्रिया नहीं आए तो लगता है कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहे। तो बस ये कहना चाहता हूँ, तमन्ना कोई दिल में हो, दिनेश कहाँ चले गए? अच्छा, तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। तमन्ना होता है अपने दोस्तों में किसी भी तरीके से कोई भाव आ जाते हैं, बांट लेते हैं, ऐसा करना चाहता हूँ, रखो, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा प्रचार मत करो। अगर आपकी संकल्पना है, सच हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। सचिन तेंदुलकर अगर बोल के जाएगा मैं सेंचुरी मारूंगा और उसके बाद वो 0 का आउट हो गया तो समस्या पैदा हो जाती है। कि तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। और अगली पंक्ति जो है वो सामाजिक समरसता की पंक्ति है, अहिंसावादी पंक्ति है, कि तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना। अगर नफरत की हो दिल में जुबान से वार मत करना, अगर नफरत की हो दिल में जुबान से वार मत करना। है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है, एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है। अगर वो प्यार दिल में, प्यार का व्यापार मत करना, अगर वो प्यार दिल में, प्यार का व्यापार मत करना। और बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। शक्ति आ गई, पैसा आ गया, धन दौलत आ गई और पद प्रतिष्ठा, और किसी का कुछ भी कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जजेस बनेंगे, हो सकता है जस्टिस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, क्योंकि ये यात्रा है आपकी, ज्ञान की यात्रा है, विधि संकाय जो है उसकी यात्रा है आगे की। कि बनो कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना, मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। ये पंक्ति फिर समर्थन दीजिएगा कि मिले कुछ भी जमाने के लिए नासूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना, जमीन से दूर मत होना, उड़ो मगरमच्छ ले कितना, जहाँ से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी शोहरत के नकली दौर में मगरूर मत होना। और एक वो
हूँ, उसमें कुछ यूं है कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। परिवार हो, समाज हो, आपके रिश्तेदार होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा दूरियां ही दिलों की होती हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग बहुत नजदीक हो सकते हैं और कभी-कभी एक छत के नीचे रहने वाले लोग बहुत दूर हो जाते हैं। तो मैंने कुछ यूं कहा उसको कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। और अगली पंक्ति जो है उसमें पूरी दुनिया की राजनीति सिमट जाती है। एक शब्द होता है गरीबी, मुफलिसी, पॉवर्टी, अलग-अलग उसे कहते हैं और उसी के सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना? पूरी दुनिया की राजनीति गरीबी हटाओ, अंत्योदय, सर्वहारा, हमारे देश की ये विशेष विचारधाराओं के नारे हैं। इसलिए आप समझिए दुनिया में ऐसा ही है। वहां पर भी मतलब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसा दिया जाता है। बहुत अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से है। तो मैंने कुछ यूं कहा कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती, गरीबी से बड़ी कोई भी मजबूरी नहीं होती। और ये सक्षम जो है कहीं अभाव में है या कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं सामान्य प्रक्रिया से, या कोई गरीब है, मुफलिसी में है, किसी भी तरीके से, तो उसको सक्षम सहयोग करके, न्याय सहयोग करके उनको कहीं जीवन में खुशी लाने का काम करता है। इसलिए बहुत मैं इन सभी को बधाई भी देता हूँ और वंदन भी करता हूँ और मैंने कुछ उसको पूरा करता हूँ कि दिलों के बीच दूरी से बड़ी दूरी नहीं होती। हमारे कुछ प्रज्ञाचक्षु आए हैं, आपका स्वागत है। हम तो आपको ढूंढ रहे थे। आइए बैठे ना, बैठे। ये संकोची स्वभाव जो है राजस्थान के रहने वाले हैं मूलतः, और राजस्थान में जो जल का अभाव सुनने में आता है, रेगिस्तान है, ये जल का अभाव, जल कहाँ गया? वो राजस्थान का जल हमारे दिनेश जी जैसे लोगों की भावनाओं के रूप में आप पर हम तक पहुंचा है। वो जल जो है केवल ये दिखाई देता है, वो तो अपना ठीक है, बहुत सारे आपके लिए बहुत काम करने के लिए इतने मतलब स्पेस है कि कितना भी कर सकते हैं। ये सहायता तो अपनी जगह है, बहुत सारे ऐसे हैं, प्रकृति का संरक्षण है, पर्यावरण का संरक्षण है, नदियों का जिस तरीके से बेहाल हो रही है, रोटी गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोटी सब कुछ व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी रोटी फैल रहा विश्व अनु में पर भी पीकर बहती जाती सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर कटपर रोती पूरे विषय में जल का कंबर महाप्रलय की है तैयारी हृदय वेदना सुना रहा हूं मानव का एक पुजारी। तो सक्षम से मैं ये भी उम्मीद करूंगा, सक्षम के सभी योद्धाओं से, कि इसको केवल न्यायिक सहायता के लिए तो चले ही, उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जहां कार्य करेंगे तो आपकी क्षमताओं का पता चलेगा, सक्षम की क्षमताओं का, आपकी योग्यता का, आपकी भावनाओं को आप एक नया रूप देंगे, क्योंकि आपके साथ इतना कारवा जुड़ गया। मेरे ख्याल में 2-3 हजार लोग तो जुड़ गए होंगे, ज्यादा 2500। अच्छा 2500 लोग हैं, तो 2500 कम नहीं होते। कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर संकल्प हो, क्षमता हो और कहीं समर्पण हो, निष्ठा हो। निष्ठा धृति सत्यम जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मतलब ये वाक्य है, तो आपके अंदर एक संकल्प हो। 2 चीजों का ध्यान रखिएगा, एक तो स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भौतिकता में ज्यादा है उतर जाते हैं। अभी मैं मिला तो उनका वेट कम हो रखा था पहले से, जब मिला था दिनेश जी का, तो उनके भैया स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखो, बाकी सब चीजें। स्वास्थ्य, शिक्षा आप ग्रहण कर ही रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं। वैसे बुद्धिजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बता रहे थे। एक तो आप जैसे होते ही हैं, इतने अच्छे विश्वविद्यालय में आप लॉ की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एक ऐसे भी लोग होते हैं जो फोटोस्टेट की दुकान पे जाते हैं, फोटोस्टेट कराते हैं, फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं, कोई गलत तो नहीं हो गया। तो ऐसे नहीं बुद्धिजीवी बनना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार कोई ऐसा नहीं है। संस्कार क्या है कि ये भी संस्कार का ही हिस्सा है जो आप कर रहे हैं, ये सामाजिक संस्कार का हिस्सा है कि अपने शिक्षा के साथ संस्कार को आप जी रहे हैं। और कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगे, कहीं अन्याय हो रहा है, अधर्म होता है, अत्याचार होता है, अनाचार हो रहा है, तो
तो उसको अपनी जो भी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं के हिसाब से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द मैडम इसलिए बोलने पड़ते हैं ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा ठीक है। तो बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले एक मुक्तक कहते हुए कि ज़मीं होती है अपनी ओर, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, ज़मीं होती है अपनी ओर, गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है, बसा ले घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, आप जीवन में सफल हो और सफल हो। सक्षम 4 के इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir, for your kind address, which captured the essence of whole of humanity. I hope your lyrics had connected all of us present here, just like literature has connected throughout the humanity with us. With great respect, I now request Professor Dr. Gunjan Gupta ma'am, Professor in charge, Campus Law Center, University of Delhi, to kindly share her word with us. Good afternoon, students.